हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। दैट इज़ अब चैप्टर 11 ऑफ आर टी आर जैन क्लास 12 इकोनॉमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट सब हेडिंग है, इसमें दो चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज सिंपली मीन्स फॉरेन करेंसी। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है, इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं मेरे घर में, मेरे पास नेपाल के रुपीस पड़े हुए हैं तो अपने घर पे। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मेरे पास पाउंड पड़ा है अपने घर पे। ठीक है, दैट सिंपल सी बात, फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी। नाउ व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? कितने रुपये लग रहे हैं एक डॉलर खरीदने के लिए? ये यू कैन से प्राइस डिफरेंस है, ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, ये इतना बड़ा गैप है, ये जो रेट है, इस रेट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने पाउंड खरीदना है या यूरो खरीदना है, उसका भी आई थिंक यूरो का रेट भी कुछ 80-90 होगा, मुझे आई डोंट रिमेंबर। अब वही बात है, एक यूरो खरीदने के लिए हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे? दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे आपके जैसे आपके उसमें लिखा होता है ना, चिप्स के पीछे रेट लिखा होता है कि हाँ भाई 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, उसी तरीके से कि कितने रुपए लगेगा आपको एक डॉलर, यू कैन से एक डॉलर खरीदने के लिए, एक पाउंड खरीदने के लिए, एक यूरो या कोई भी दूसरी करेंसी। ठीक है, दैट्स इट। हमने दो चीज़ें कर ली। अब देखो बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसी, जो मैंने कहा वो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी इज नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन। दैट्स इट, इस पेज में इतना ही था। ओके, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैंने भी आपको एग्जाम्पल्स देती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नाम से ही पता लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेक्सिबल है, और यू कैन से कोई एक ऐसी चीज़ जो शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, या ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लेक्सिबल चेंज। ठीक है, नाउ व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट? जो फिक्स्ड है, जो रिजिड है, जो नहीं हिल सकती, दैट इज नोन एज द फिक्स एक्सचेंज रेट। अब ये तो मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन बता दी, क्योंकि अभी आपको बेसिक ही याद रखनी है, क्योंकि अब इसके बाद हम डेप्थ में जाएंगे कि फ्लेक्सिबल क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है। सबसे पहले अभी हम इस वीडियो में तो पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कवर कर देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपने, अब मुझे पहला क्वेश्चन तो ये है, उसका आंसर मैं खुद ही दे दूंगा अभी। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो इंडिया है, इंडिया का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है या फिक्स एक्सचेंज रेट है? आई एम गिविंग अ लिटिल टाइम टू यू कि इसको सोचो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है, वो यू से फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होता है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। अब आप पूछेंगे सर कैसे? अब आपको मैं बुकिश लैंग्वेज में तो बता दूंगा कि हाँ, इट इज़ डिटरमाइंड बाय सप्लाई डिमांड फोर्सेस। पर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, यू कैन से हम आपको कैसे पता कि इंडिया का, यू कैन से मुझे कैसे पता कि जो इंडिया का एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है? आपने पॉलिटिशियंस को सुना है कि इस सरकार ने हमारे जो रुपया है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा दी, ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ये मतलब दिस इज़ द यू कैन से प्राइमरी मुद्दा जो हर एक पॉलिटिशियन आज तक यूज़ करता रहा है, हर साल हर इलेक्शंस में। ठीक है, कि भाई आज तो रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई डॉलर के मुकाबले, आज रुपीज़ 83 हो गया, पहले कितना होता था, पहले कितना होता था, ये सब चला रहता है। ये सुन रहे हो ना आप कि रुपीज़ गिर गया? अगर रुपया फिक्स्ड होता तो रुपया कभी गिर पाता? नहीं ना। तो सो इतना सिंपल है, हमेशा अपनी आसपास की चीज़ों से रिलेट करो। जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट है, यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जाऊंगा मैं डेप्थ में। ठीक है, मतलब अब डेफिनेशन में। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज, सप्लाई एंड डिमांड। मान लो कहीं पे ना आपके पास सप्लाई एंड डिमांड नहीं है, उसको आप मार्केट फोर्स भी लिख सकते हो। बट मान लो डेफिनेशन की बात है, मार्केट फोर्सेज के साथ आपने सप्लाई एंड डिमांड भी जरूर लिखना है, बट सप्लाई एंड डिमांड एंड द मार्केट फोर्सेज आर द सेम थिंग। ठीक है, मार्केट फोर्सेज एंड सप्लाई एंड डिमांड, बोथ द थिंग्स आर द सेम थिंग। ठीक है, दोनों को साथ में यूज करो। ऐसा भी हो सकता है दोनों को अलग अलग भी यूज करो, ऐसा भी हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में हमेशा दोनों को साथ में यूज़ करो, क्योंकि टीचर का माइंडसेट नहीं पता होता कि उसे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इट्स टोटली ऑन द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट और हिज प्रेफरेंस कि उसको क्या चाहिए डेफिनेशन में। ठीक है, ओके। विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ मैं मार्केट फोर्सेस खुद बोल रहा हूँ, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखो, आप मुझे पता कई बच्चे क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फुल स्टॉप। अब देखो, फुल स्टॉप पे नहीं छोड़ना है, फुल स्टॉप के बाद कि मार्केट फोर्सेस कहाँ हो रहा है भाई, सप्लाई एंड डिमांड से रेट तो हो रहा है, पर किस जगह हो रहा है? इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, तीन कंपोनेंट्स है इस डेफिनेशन के। फर्स्ट इज
in which the rate is determined by the market forces, पहला word. Second is the market forces of supply and demand. Supply and demand, market forces, supply and demand in the foreign exchange market. Foreign exchange market is the third component. अगर ये तीन चीज़ आपकी डेफिनेशन में होगी, मुझे नहीं लगता नंबर कट सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज दिस डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब देखो, मैंने बता दिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे गिरता है, कैसे बढ़ता है. अब देखो, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कौन करता है, निकालते कैसे हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड तो पता है भाई, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया तो सेट कर दिया. अब गवर्नमेंट जब तक डिसीजन चेंज नहीं करेगी तब तक ये भी नहीं चेंज होगा. अब फ्लेक्सिबल तो रोज चेंज हो रहा है, किस तरीके से रोज चेंज हो रहा है अब हम उसको जानेंगे. उसको जानने से पहले ना दो डिटर्मिनेंट्स और दो कंपोनेंट्स है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को यू कैन से कैलकुलेट, यू कैन से हाँ कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट इज डिमांड, सेकंड इज द सप्लाई. अब बोलोगे सर ये तो प्लस वन में भी पढ़ा. हाँ बिल्कुल, आपने प्लस वन में पढ़ा है, पर प्लस वन में आपने कमोडिटी और प्राइस के लेवल पे पढ़ा था. ये मतलब आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन यू कैन से कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट इनके बारे में. उस टाइम पढ़ा था हमने बस माइक्रो लेवल पे, दुकानदार और उसके प्राइस और उसकी कमोडिटी के बीच में बस. ठीक है, ओके. सबसे पहले आएंगे डिमांड के ऊपर. डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, इसकी एज सच कोई मुझे डेफिनेशन मिली नहीं. व्हाट इज़ डिमांड. ठीक है, डिमांड की कोई मतलब इस बुक में तो प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं. माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में अच्छे से होगा. ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो प्लस वन की बुक है उसमें डिमांड की डेफिनेशन अच्छे से होगी. ठीक है. हाँ ठीक है. अब जो बिगेस्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि जो हमारा जो डिमांड का कर्व है और यू कैन से जो डिमांड की जो लाइन है, हमेशा डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग की होता है. पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, व्हाई इज डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग. ओके, फर्स्ट चीज़, अगर किसी बंदे को कल पेपर है और वो बस आज वीडियो देख रहा है, उसको मैं एक चीज़ बोलूँगा, बस ये याद रखना, कभी भी पूछ ले कि डिमांड हमेशा नीचे को क्यों जाता है, कि डिमांड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरेन एक्सचेंज, यू कैन से एक्सचेंज रेट, और हाँ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट्स इट. और अगर ये भी नहीं याद हो रहा तो सीधा से लिख लो कि देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन. नेगेटिव, नेगेटिव एक वर्ड है बस, इतना बीच में नेगेटिव लिखना है, बाकी दोनों तरफ वो लिख दो. देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड. यू कैन से द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, इतना ही है. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में, R2 सिचुएशन में क्या हालत है हमारी उसमें, और R1 सिचुएशन में कि क्या हो रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसको हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले R2 सिचुएशन की बात करेंगे. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा डॉलर है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. वेट, R2 सिचुएशन, हाँ R2 सिचुएशन में जो हमारी डॉलर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा रुपये बहुत गिरा हुआ है. हमारा रुपये गिरा हुआ क्यों है, हमारा रुपये 70 रुपये, मतलब 70 रुपये लग रहे हैं हमारे को एक डॉलर खरीदने के लिए. ठीक है, इसलिए हमारा रुपीज़ गिरा हुआ है और डॉलर बहुत स्ट्रांग है. अब देखो, ये ना बेसिक, जितने लोग ना वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई है, पर अगर नहीं करते तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है. ठीक है, पीपल विल बाय लेस. अब देखो, जब रेट बहुत ज़्यादा है आप नहीं खरीदोगे कोई चीज़. अरे चलो ट्रेडिंग में छोड़ो, मार्केट में जब आपको पता है, यू कैन से आपने कई चीज़ें देखी होगी, विंटर सेल लगती है, समर सेल लगती है. समर में विंटर के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, और जो समर विंटर सेल होती है उसमें समर के कपड़ों में ज़्यादा सेल लगे होते हैं, वही चीज़. अब भाई मान लो जब आपके यू कैन से वुलन कपड़े हैं, उसमें जब बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप कभी उसे खरीदोगे, कभी नहीं खरीदोगे. उससे क्या होगा, उनके रेट ज़्यादा ही और ज़्यादा ही रहेंगे. और खरीद कितना रहे हो आप, कम खरीद रहे हो. बस इतना देखो ना, आप कम खरीद रहे हो. ठीक है, कितना रेट है, 70 रुपये में आप कम खरीद रहे हो. अब मान लो 50 रुपये हो गया. 50 रुपये में आप कितना खरीदोगे, आप 50 रुपये में बहुत ज़्यादा खरीदोगे. देखो ना, इन दोनों को अब मेजर करो, इन दोनों की लेंथ मेजर करो. ठीक है, ये मतलब कितना आपने खरीदा, यू कैन से कितनी आपकी डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, बहुत बेसिक लेवल पे सीखो इसको. ठीक है, अब देखो, जब 70 रुपये रेट था तो सिर्फ आपने इतना खरीदा, जब 50 रुपये रेट हो तो आपने बहुत सारा खरीदा. अब वही बात है, इसी वजह से जो हमारे डिमांड का कर्व है वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा. ठीक है, R2 सिचुएशन में, पहले आपको R2 बनाना है. ठीक है, R2 सिचुएशन में क्या हो रहा है, पीपल विल बाय लेस, लोग बहुत ज़्यादा कम खरीदेंगे. ठीक है, बिकॉज हील हैव टू पे लेस, वट, बिकॉज हील हैव लेस प्रॉफिट. जो बंदा है हील हैव लेस प्रॉफिट. भाई 70 रुपये का ही खरीदेगा, बेचेगा कितने में. ठीक है, ये तो ट्रेडिंग वाली कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ओके. प्राइस इज एक्सपेंसिव, प्राइस बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं खरीदेगा कोई भी आदमी. अब ये हमने एनालाइज किया R2 सिचुएशन को, अब हम एनालाइज करेंगे R1 सिचुएशन को. यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने R2 पढ़ा, अब हम R1 पढ़ेंगे. R1 में क्या हो रहा है, पहली बात तो इसमें डॉलर की वैल्यू बहुत गिरी हुई है. ठीक है, अब हमें सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं एक डॉलर खरीदने के लिए, पहले 70 रुपये लग रहे थे, अब सिर्फ 50 रुपये में हो रहा है काम. ठीक है, पीपल विल बाय मोर. जब लोगों को पता लग गया कि हमारा जो हमें बहुत ज़्यादा कम पैसे देने पड़ रहे हैं एक डॉलर खरीदने के लिए, और यू कैन से हमें जब पता लग गया कि डॉलर सस्ता हो गया तो अब हम ज़्यादा खरीदेंगे डॉलर को. ठीक है, हम जब डॉलर को ज़्यादा खरीदेंगे,
₹50 में ज़्यादा खरीदे बिकॉज़ ही विल हैव मोर प्रॉफिट। हमें पता है कि जब हम डॉलर को ज़्यादा खरीदेंगे, मान लो कल को डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो हम उसे प्रॉफिट पे बेच पाएंगे। तो ट्रेडिंग वाली चीज़ है, ठीक है। प्राइस इज लेस एक्सपेंसिव। अब देखो प्राइस इज लेस, ₹50 बहुत लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द ₹70 ऑफ $1, ठीक है। अब देखो, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैंने सारी थ्योरी समझा दी, R1 सिचुएशन समझा दी, R2 सिचुएशन समझा दी। अब मुझे बताओ पहला पॉइंट का क्या है। ₹70 में कम लोगों ने सामान खरीदा, ₹50 में बहुत लोगों ने सामान खरीदा। तो ये डॉट्स लगा दो, अब इन डॉट्स को ज्वाइन कर दो, तो आपको एक रीजन मिल जाएगा कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अब मैंने वही बोला कि जिस बंदे का कल एग्जाम है उसको इतना सब कुछ नहीं समझना, उसको बस इतना याद रखना इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशन है। और यू कैन से अगर ज़्यादा ही अच्छा आंसर बनाना तो वो भी लगा, ये चीज़ भी लिख देना, डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ई एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखो, अब आपको ये सब कुछ लिखना है। अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट्स, अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन, यू कैन से एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा डिटर्मिनेंट्स क्या होता है एक्सचेंज रेट के, ठीक है। पर आपको पता है, अब आप उसे डिटेल में लिख सकते हो। अब एक ना फॉर्मेट होता है किसी चीज़ को लिखने का, ठीक है। अब कैसे लिखोगे आप, मुझे पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना कुछ नहीं पता लगता कि आप एक आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों की बहुत पुअर होती है। हमें पता ही नहीं है किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। फर्स्ट हमें हमेशा एक डेफिनेशन लिखनी है। अब मान लो इसमें तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। पर चलो, अगर आपको भी कोई डेफिनेशन मिलती है, यू कैन जस्ट ऐड ऑन योर डेफिनेशन, बट मेरे को यहाँ डेफिनेशन लगी नहीं। अब आपने क्या करना है उसमें, सबसे पहले एक यू कैन से चार्ट बना देना, लिख देना डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फर्स्ट साइड डिमांड, सेकंड साइड सप्लाई। अब डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे चार्ट खत्म, उसके बाद नीचे आओ, डिमांड की हेडिंग डालो, डिमांड के नीचे सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। ये आपने डायग्राम बना दिया। उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए बिल्कुल, डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, ये जो सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। उसके बाद उसी के साथ लिखना और देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर लिया आपने। फिर आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले तो बेसिक चीज़ की वाई एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में क्या चीज़ है, ये सब कुछ होगा। फिर आपने ये बनाना है R2 R1। अब R2 को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने कि R2 में ये चीज़ हो रही है जो मैंने अभी आपको बताई। R1 में फिर आपने एक और बार बताना है कि ये चीज़ हुई, ये हुई। बस एंड में लिख देना है अच्छे से कि देयरफॉर देयर डिमांड कर्व हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोप, ये वो, सो बस खत्म, डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे सप्लाई की। मेरे ख्याल से ये सारा हमने कवर अप कर लिया है। वी हैव द डेफिनेशन, वी हैव द डायग्राम, वी हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। नाउ वी हैव द, देखो एक्सप्लेनेशन में ना मेनली ये आता है कि जब डायग्राम को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डी के मतलब इसमें बस लेबलिंग होती है कि वाई का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, डिमांड का एक ओरिजिन है हमारे पास, ये वो, सो। अब जो ऑब्जर्वेशन है, वेट अ सेकंड, ऑब्जर्वेशन में आपके पास ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। और वाई डिमांड नहीं, बस इतना ही करना है। 1 2 3 4, बस इतना ही याद कर लो आप, इतना आपके लिए सही है, इतना आपके लेवल के लिए बहुत सही है। ओके। सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के बारे में। अब सप्लाई किस तरीके से इंपैक्ट करती है, ठीक है। सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन सप्लाई की भी नहीं है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी कभी डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन की जगह ये चीज़ लिख देना जो मैंने अभी पीछे आपको, देखो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और ये कैसे, यही डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले आपने डेफिनेशन प्रेजेंट कर दी, दिस वन, ठीक है। उसके बाद बनाना है आपने कर्व और डायग्राम, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन डालनी है। नाउ दिस इज द ऑब्जर्वेशन। नाउ वाई थिंग्स आर, अच्छा ये जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये आपको हम और आगे पढ़ाएंगे, उसमें और डिटेल में है। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, मत लिखना कभी, मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट होगा ये वाई डिमांडेड। इसके ऊपर तो लेजिट एक बहुत मतलब 6 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन आता है, जो वाई डिमांडेड ये लास्ट कंपोनेंट है ना। सो इस डेफिनेशन में आपको कहूँगा, ये जो ये लास्ट कंपोनेंट मैंने लिखा है ना, आपको एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करोगे आंसर को, इसको एक सिंगल मैं कहूँगा साइड ही रखना, इतना बड़ा आंसर हो जाएगा तो मुझे लगता नहीं है वो ठीक होगा। टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है जब चेक करती है, ये भी एक दिक्कत होती है। हम स्टूडेंट्स को कितना कितना सब कुछ सोचना होता है कि टीचर का मूड भी नहीं खराब होना चाहिए वाइल राइटिंग द एग्जाम, ठीक है। ओके, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। ओके। ओके, पहली बार डेफिनेशन होगी, हमारा कर्व हो गया, कर्व आप बना दोगे। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आप बता दोगे कि वाई एक्सिस क्या बताता है, एक्स एक्सिस क्या बनाता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। अब देखो, जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमेशा ऊपर होता है। हमने क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा सप्लाई कर्व। अब ऊपर क्यों होता है हमारा सप्लाई कर्व, ये आपने जो क्लास 11 है उसमें माइक्रो लेवल पे पढ़ा है। अब हम फॉरेन एक्सचेंज के प्रोस्पेक्टिव से ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन वही बात कि अगर किसी बंदे के कल एग्जाम है तो उसको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है, देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयरफॉर द यू कैन से सप्लाई कर्व इज
व्हाट इज दिस, सप्लाई कर्व इज राइजिंग या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बस इतना याद रखना है। डेफिनेशन में आपने ये फॉर्मूला वगैरह ज़रूर लिखना है। अब बात करेंगे हम R2 और R1 पॉइंट की, ठीक है। अब R1 पॉइंट ये है, मान लो आपके अकाउंट में डॉलर्स पड़े, ठीक है, आपके अकाउंट में बहुत सारे डॉलर्स पड़े, और ये डॉलर आपने तब खरीदे थे, ये आपने नहीं खरीदे थे, ये एक्चुअल में आपके पापा ने खरीदे थे, ये जो डॉलर्स खरीदे थे, ठीक है। ये आपके पापा ने डॉलर्स तब खरीदे थे जब डॉलर 50 रुपये का हुआ करता था। पापा ने क्यों खरीदे डॉलर पता नहीं, ऐसे ही खरीद लिए। मतलब उन्होंने भी सोचा एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद ले कि चलो फ्यूचर के लिए रखता है खरीद के डॉलर्स, ठीक है। आपके फादर ने आपके लिए डॉलर्स खरीदे थे 50 रुपये के। आज के टाइम पे डॉलर का रेट है 80 रुपये। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आज के टाइम पे होगा, है ना। अगर पापा 50 रुपये के डॉलर है वो करीब 55 रुपये या 60 रुपये में बेच देते, उतना प्रॉफिट नहीं होता। आज इट इज़ 83। तो आप क्या करोगे, अब ज़्यादा बेच दोगे, जितना सारा डॉलर होगा उसको आप बेच दोगे, वही हुआ। अब देखो इस सिचुएशन में भी वही हुआ, ठीक है। सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आप यहाँ पे बेच रहे हो। जब 70 रुपये रेट था, ठीक है, 70 रुपये जो बहुत ज़्यादा रेट था, तब आप बेच दिया, आपने आपने डॉलर्स बहुत ज़्यादा बेच दिए, ठीक है। जितने सारे डॉलर आपके पास पड़े थे आपने बोला भाई क्या बढ़िया रेट चल रहा है, पापा ने 50 रुपये के खरीदे थे, मैं 80 रुपये का बेच रहा हूँ तो मेरे पास तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपने ज़्यादा बेचे। अब आपको पता लग गया कि डॉलर का रेट 50 है, अरे पापा ने 50 के खरीदे था, अब वापस डॉलर का रेट 50 आ गया। अब प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप कम से कम बेचोगे। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचेंगे जो मजबूरी में बेचते हैं कभी, ठीक है, वो लोग हो गए जो बेच रहे हैं। अगर 70 रुपये हो गए तो 70 रुपये में तो सब लोग बेचने लग जाएंगे अपना सारा जितना जिनके पास डॉलर है, ये एग्जाम्पल है। अब यही सेम चीज़ ना ट्रेडिंग में भी होती है, जब आपको पता है कि आपके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आप उस शेयर को बेच देते हो। अब जहाँ पे पता है आपकी शेयर बहुत ज़्यादा यू कैन से माइनस में चला है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो वहाँ पे आप शेयर कभी नहीं बेचते, ठीक है। एग्जाम्पल था शेयर मार्केट का, ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज रेट, अब इक्विलिब्रियम रेट क्या होता है, इस चार्ट को और इस चार्ट को जब तुम कंबाइन करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, पर रेट ऑफ एक्सचेंज। एक और बार, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब कहा जाएगा, अब देखो, अब आएगा आपके पास डिफाइन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आप पूछेगा भाई ये डिफाइन कैसे होता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ये कट करेगा बीच में ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इसमें क्या डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन भी ज़रूरी है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें डेफिनेशन कभी नहीं मिलती, और मतलब हम लोग बस ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, आंसर कभी हम प्रॉपर लिख ही नहीं पाते। अब आंसर आप प्रॉपर लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी है, ये ज़रूर करनी है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों को स्किप करते हैं और बस कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं। देखो फॉर योर पर्सनल यू कैन से पर्सनल इनलाइटनमेंट और पर्सनल नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज, अब आपको नंबर चाहिए, नंबर चाहिए तो आपको अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अकर्स व्हेन दिस, अब देखो इक्विलिब्रियम का भी पूछेगा ना, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देना, इक्विलिब्रियम इज व्हेन सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बस खत्म, फुल स्टॉप। ये आपको जरूर लिखना है, बल्कि अगर तो फॉर्मूला के फॉर्म पे लिखोगे वो भी अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला के फॉर्म पे लिख दो, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद लिखो नीचे थ्योरी में, equilibrium rate of exchange is determined when the rate of you can say when the supply of foreign exchange is equal to demand of, ये सब कुछ थ्योरी में भी उसमें भी, ठीक है, दोनों तरीके से। टीचर को कहीं से भी कमी नहीं लगनी चाहिए कि आंसर खराब हो। ओके, व्हाट इज दिस। अब देखो, अब स्पेसिफिकली देखो, अभी तक हमने बात की डिटर्मिनेंट्स का, डिटर्मिनेंट्स का कैसे आंसर लिखना है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम का। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आपने बताना है। आ, वो ये क्वेश्चन आ गया करीब 6 नंबर का। अब मुझे बताओ इसको कैसे आंसर करोगे। अब बोलोगे सर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज रेट, इसका हमने पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे, सेकंड डायग्राम बना देगा, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब वहीं दिक्कत आ जाएगी। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपको, मुझे पता है कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, बट थिंग इज आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अपने आंसर को। प्रेजेंट कैसे करना है, फर्स्ट लिखनी है आपने डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताई। सेकंड लिखना है, बनाना है आपने जो कर्व जो यहाँ पे बनाया ना, ये कर्व आपने यहाँ पे बना देना है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूँ, एक ब्लूप्रिंट में बना रहा हूँ कि आपने आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपने जो ये डायग्राम बनाया उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है, लास्ट में आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूँ, व्हाट इफ क्या होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है मैंने बता दी। अब एक्सप्लेन, कर्व क्या है, कर्व यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखो कर्व कितना बनाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कर्व इतना बनाओगे तब भी चल पड़ेगा, एक बीच में ये डॉट लगा देने जैसे इन लोगों ने लगाया, दैट्स इट। और ये बनाना है ये भी कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ सीधी सी बात, ये सब कुछ हो गया। एक लाइन आपने ऐसे बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है, और यहाँ पे लिख देना एक्सेस, एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे लिखना है एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है,
एक्सेस सप्लाई, देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन आर इकोनॉमी। और नीचे आपने एक यू कैन से एक वो बनाना है, वेट अ सेकंड, एक ऐसे टाइप वो एरो बना देना है और यू कैन से शेड कर देना है इसको, अगर तो आपके पास फुल ऑन टाइम है तो इसको थोड़ा शेड कर देना। दिस सिचुएशन इज द एक्सेस ऑफ डिमांड, दिस सिचुएशन इज द एक्सेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो जाएगा। और डायग्राम के ना लास्ट में साइड में नहीं, यहाँ पे साइड की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं कि सर आप नीचे एक्सप्लेनेशन देखो। कर्व मैंने बता दिया, अब हम करेंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कैसे करना है आपने, मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले तो आपने एक्स एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के बारे में बताता है कि एक्स वाई एक्सेस में हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, और जो हमारा एक्स एक्सेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई और डिमांड को। ये लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा कि डिमांड एंड सप्लाई लाइन को बताओगे कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है विच इज यू कैन से विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डी इज द डिमांड, एंड द upward sloping line that is represented by the symbol S is a supply line। उसके बाद लिखेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज द इक्विलिब्रियम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई। उसके बाद लिखोगे आप ओ आर एंड ओ क्यू। अभी ओ आर एंड ओ क्यू क्या है, देखो ओ आर इज दिस वन, ओ आर इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ओ क्यू इज द यू कैन से द सप्लाई एंड डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो होगा हमारा ओ क्यू। इफ ओ क्यू एन, अच्छा इसको छोड़ो, इसको अभी बताता हूँ मैं। अब देखो आपने डेफिनेशन लिख दी, डायग्राम बना दिया, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सारा कुछ। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन बनाएंगे व्हाट इफ, ठीक है। अब व्हाट इफ क्या है, ये जो पूरा है ना व्हाट इफ के ऊपर ही तो ये पूरा ये बना हुआ है हमारा। सब हेड के करीब 1 2 3 पेज का है, ठीक है, यहाँ तक ये सारा हम व्हाट इफ अब पढ़ने वाले कि ये व्हाट इफ क्या है, ठीक है। ओके ओके, अब क्या होता है ना, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। कई बार क्या होता है, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में किसी यू कैन से हमारी कंट्री में डॉलर की कभी डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा। सो दिस इज दिस वन। पहली बात तो मैं कंफ्यूज हो रहे होगे आप, जो ये वाला है, एक सेकेंड, मान लो जो ये वाला ये था नॉर्मल, ये नॉर्मल सिचुएशन थी हमारी कंट्री में, और मान लो हमारी कंट्री में डिमांड डॉलर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड डॉलर में बढ़ गई तो क्या हमारा ग्राफ कहाँ चलेगा, जो डिमांड की जो लाइन थी वो कहाँ राइज होकर चलेगी, वो आगे चलेगी, ठीक है। वो यहाँ पे आ गई, डिमांड लाइन यहाँ पे आ गई अब नई, दिस इज आर न्यू डिमांड लाइन, ठीक है, दिस इज आर न्यू डिमांड लाइन। ये पुरानी डिमांड लाइन है, इसको हम कट कर देते हैं। अब नाउ दिस इज आर न्यू डिमांड लाइन, ठीक है। अब इस न्यू डिमांड लाइन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे खुद देखो आप, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, नहीं होगा। अब देखो इसको पे चलो मैं आपको पहले ना डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ का बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो बढ़ गया, और यू कैन से जो डिमांड सप्लाई थी वो भी हमारी बढ़ गई ऑफ आर फॉरेन, यू कैन से ऑफ आर फॉरेन करेंसी, और यू कैन से आर डॉलर एग्जाम्पल, ठीक है। उसकी भी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारी न्यू कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे। अब बताता हूँ मैं आपको बेसिक सी चीज़। अब यहाँ का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जाके मान लो डिमांड आगे गया तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आया होगा, प्राइजेस बढ़ गए। सिंपल सी चीज़ है, कभी भी इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाए तो प्राइजेस हमेशा राइज करते हैं, ठीक है। एप्पल फ़ोन आता है, स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तभी एप्पल की जो यू कैन से प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल था ये, ओके। और ये कैसे कोई सीजनल फ्रूट होता है, यू कैन एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। आज के टाइम पे जब मार्केट में जो एप्पल, खाने वाला एप्पल, ठीक है, खाने वाला एप्पल मिलता है अर्ली टाइम पे, इवन से अप्रैल इस टाइम पे भी कुछ एप्पल्स मिलता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई क्यों होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कितनी होती है, सप्लाई बहुत कम है, क्यों, एप्पल का सीज़न है भाई, एप्पल का सीज़न तो है नहीं है। तो एप्पल कहाँ से आ रहा है, कोल्ड स्टोर से आ रहा है, जो बने हुए हैं कोल्ड स्टोर से लोग निकाल रहे हैं और हाई रेट्स पे बेच रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब इम्पैक्ट बताऊंगा मैं। अब देखो इतना सब कुछ आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब इनमें से जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारे पास ये इंक्रीज इन डिमांड। अब देखो जब भी कभी डिमांड इंक्रीज होती है उससे चार चीज़ें जिसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आती है हमारी डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। फॉरेन करेंसी क्या होती है, अप्रिशिएट होती है। जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जो इम्पोर्ट होते हैं वो हमारे डिक्रीज होते हैं। इसे कुछ बताती थी आपको, समझ तो कुछ नहीं है मुझे पता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब हमें 70 रुपये लग रहे हैं $1 खरीदने के, एक और बार बोल रहा हूँ मैं, जब हमें 70 रुपये लग रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तब मुझे बताओ हमारे डोमेस्टिक करेंसी का बहुत अच्छी कि बहुत बेकार है, हमारी करेंसी मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत बेकार है आज के टाइम पे, ठीक है। इसलिए हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करे, क्योंकि प्राइस क्या, R1 क्या है हमारा, R1 है 70 रुपीज़।
ठीक है, दिस इज R1, ठीक है, R1 इज 70 रुपीज़। देखो यहाँ पे इन्होंने तो ओ आर लिखा है ना, बस आपने आर देखना है, आर के साथ चलो आप, ठीक है, आर के साथ चलो, ओ को बस भूल जाओ। अब मुझे बताओ, R1 इज 70 रुपीज़। R1 ये नया वाला है ना हमारा, जो नया रेट है। अब भाई R1 अगर हमारा नया रेट है तो आपको क्या लग रहा है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हुई? अच्छा थोड़ी हुआ डोमेस्टिक करेंसी, तो ये तो बहुत बुरे हाल हुए कि 70 रुपये लग रहा है आज हमें $1 खरीदने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी का क्या हुआ है? फॉरेन करेंसी हमेशा उल्टी चलती है। फॉरेन करेंसी क्या हुई है? अप्रिशिएट हुई है। मतलब आज हमें 70 रुपये लग रहे हैं $1 खरीदने के लिए। इसका क्या मतलब है? जो फॉरेन करेंसी या तो फिर उसकी पावर बढ़ गई है, ठीक है। मतलब आज अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है एक फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए। फॉरेन करेंसी क्या होगी? अप्रिशिएट। मतलब वो तो एक बढ़िया पोजीशन पे बैठ गई, नहीं भाई तुम लोग तो खरीद नहीं सकते मेरे को, ठीक है, तुम तो छोटे लोग, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। अब इससे क्या होगा? जो हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अब कहेंगे सर अभी एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज़ हुआ? अब मेरे को बताओ, अब जो डॉलर है आपको, यू कैन से, अब मान लो आप कुछ कोई चीज़ ले जा रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ बेच रहे हो इन द सेंस कि आप अपने एप्पल्स है, अपने एप्पल्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, आप अपने एप्पल्स को यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा आपको डॉलर्स में पेमेंट करेगा, ठीक है। अब आप डॉलर में आपको पेमेंट मिल गई। अब इंडिया में दुकानदार के पास आप डॉलर लेके तो जाओगे नहीं, अब उस डॉलर को कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में। अब जब आप उस डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो मुझे बताओ $1 में अब आपको कितने पैसे कितने रुपीज़ मिलेंगे? अब आपको 70 रुपीज़ मिलेंगे। पहले क्या होता? पहले मान लो बेच दिए, एक बंदे ने अपने एप्पल्स बेच दिए, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर दे दिया। अब मुझे बताओ, वो डॉलर को अगर वो इंडियन करेंसी में परचेज करता तो उसे कितने रुपए मिलने थे? उसे 50 रुपये मिलने थे। क्या उसे प्रॉफिट होता? नहीं होता। उसे उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आज उसे 70 रुपये मिलने पे हो रहा है। तो बंदा और एक्सपोर्ट करेगा, उसे पता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यू कैन से $1 के बदले 70 रुपये मिल रहा है। एक तरह से वो जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये। देखो, कहने के लिए तो वो, बोलने के लिए तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरी चीज़ होती है कि भाई आज के टाइम पे 70 रुपये लग रहे हैं हमें एक वो खरीदने के लिए, $1 खरीदने के लिए, हमारी करेंसी कितनी ज़्यादा गिर गई। बट एक तरह से अगर हम ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। ओके, ना अब हम बात करेंगे इंपोर्ट की। इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे। अब देखो, पहले आपको ना 50 रुपये, यू कैन से, एक चीज़ अगर $1 की आ रही है, आपने यूएसए से आपने $1 की एक चीज़ मंगा रही है, मंगानी है, तो आपको उसके लिए पहले 50 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है। अब आपको 70 रुपीज़ 70 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, अब जब आपको पता है कि मेरे को महंगा रेट मिल रहा है तो आप कोई कोई चीज़ मंगाओगे वहाँ से? कभी नहीं मंगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो चलो 50 रुपये में आ जाती थी चीज़, अब 70 रुपये लग रहा है, तो लोग ज़्यादा नहीं खरीद, बाहर से चीज़ें नहीं लाएंगे। बाहर से मतलब बाहर वाली कंट्री से। अगर बाहर वाली कंट्री से कोई चीज़ अंदर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट, ठीक है। तो हमने ये वाला कंसेप्ट भी कर लिया जिसमें डिमांड राइज होती है। अब हम बात करेंगे जिसमें डिमांड कम हो जाती है। मान लो हमारी कंट्री वालों ने बोला कि हमने डिमांड कम कर दी, इन द सेंस हमारी कंट्री वाले बोले कि हमें डॉलर ही नहीं चाहिए, हमने डॉलर चाहिए ही नहीं, हमें डॉलर की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लोगों ने बोल दिया हमें डॉलर की नहीं चाहिए। अब देखिए, पुराना रेट था, पुराने रेट में जब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, अब लोगों ने बोला हमें डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम खुश है कम डॉलर में ही, मतलब विदाउट डॉलर हम खुश है, ठीक है। ओके, अभी हमारा हो गया नई लाइन, ठीक है, दिस इज़ आर न्यू डिमांड। न्यू डिमांड है। अब पुराना हमारा क्या रेट था? पुराना हमारा रेट आर था। अब नया रेट क्या हो गया हमारा? R1। नाउ दिस इज़ आर न्यू रेट, ठीक है। सप्लाई का कब, सप्लाई का जो लाइन होगी, सप्लाई की लाइन सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिमांड के ऊपर चेंज आया। ओके, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन। देखो, इसे कहेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि कंट्री डेप्रिशिएट होगी क्योंकि जो रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा यूं से गिर गई, ठीक है। 70 रुपये लग रहा है अब $1 खरीदने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएट क्यों हुई? अब जब डिमांड कम होगी, सीधी सी बात, सीधी सी बात, सिंपल बात, जब किसी चीज़ का डिमांड जब कम होगी तो उसके रेट भी तो कम हो जाएंगे। मुझे बताओ, जब स्टार्टिंग में मैंगोज आते हैं वो कितने ज़्यादा महंगे होते हैं, और उतने अच्छे भी नहीं होते, वो अलग बात है। पर स्टार्टिंग का जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है कितने महंगे मैंगोज मिलते हैं। अब जब आप मिड सीज़न में पहुंच जाते हो, मान लो जब आप जून में पहुंच जाते हो तो मैंगो के रेट बड़े ठीक हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी तब रेट क्या था? रेट ज़्यादा था, ठीक है। अब जब डिमांड कम होगी, रेट कितना हो गया? रेट कम हो गया, ठीक है। R1। अब देखो वही बात, ओ को इग्नोर करो, बस हम आर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारा फोकस होगा सिर्फ आर के ऊपर। R1 बस, ठीक है। अब आर क्या था हमारा? पहले था हमारा यू कैन से, पहले था हमारा 60, आज कितना होगा? 50। पहले हमें, यू कैन से, पहले जब डिमांड ज़्यादा थी तो हमारा हमें 60 रुपीज़ लगते थे $1 खरीदने के लिए। आज के टाइम पे जब डिमांड कम हो गई, हमारे लोगों ने बोला हमें डॉलर नहीं चाहिए, हम डॉलर को बैंड नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ रुपीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तब क्या हुआ? तब सिर्फ 50 रुपीज़ लगने लगे $1 खरीदने के लिए, ठीक है। उससे क्या हुआ?
हमारा जो रेट था ये कम हो गया, ठीक है। मैंने आपको सिंपली बताया कि जब डिमांड कम हुआ सबसे पहले तो रेट कम हो गया, उससे क्या हुआ, जो हमारे सप्लाई एंड डिमांड थे और यू कैन से क्वांटिटी थी वो भी कम हो गई, ठीक है। रेट और क्वांटिटी दोनों कम हो गई, और हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो ये बना। अब जब आप एग्जाम में इस चीज़ को प्रेजेंट करोगे ना, इस चीज़ में आपने ये सारे एरो बनाने, कुछ नहीं छोड़ना है, ये वाला सारा एरो प्रॉपर प्रॉपर यू कैन से वो होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए ऑन दिस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी वो अप्रिशिएट हुई। अब हमें सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं $1 खरीदने के लिए, इससे क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी को फ़ायदा हुआ ना। अब मुझे बताओ, जो जब भी कभी कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन कब ज़्यादा शोर मचाते हैं, जब रुपीज़ की वैल्यू 80 हो जाती है कि जब रुपीज़ की वैल्यू 50 हो जाती है। तो तब तो सारे खुश हो गए, तब तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो बोले कि भाई देखो हमने तो कितना अच्छा कर दिया कि जो अब तो सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं $1 को खरीदने में, पहले आपकी सरकार के टाइम पे तो 80 रुपये लगते थे। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई। अप्रिशिएट क्यों हुई, अब सिर्फ 50 रुपये लग रहा है हमें $1 खरीदने के लिए, ठीक है। फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई। अब देखो फॉरेन करेंसी की तो वैल्यू घट गई, अब तो सिर्फ 50 रुपये में कोई भी आदमी 50 रुपये में फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। इससे क्या हो गए, जो एक्सपोर्ट्स हो गए वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। पहले एक बंदा, मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, पहले एक बंदा, यू कैन से 70 रुपीज़, पहले ज़्यादा जब एक्सपोर्ट करता था कोई भी बंदा, तब जब उसकी डॉलर की पेमेंट होती थी, उसके जब वो डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता तो उससे प्रॉफिट होता था, क्योंकि 70 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अब उसे 50 रुपये मिलेंगे, जो सेम चीज़ जो उसने एक्सपोर्ट की, वो पर डॉलर अब उसको 50 रुपये मिलेगा। अब फ़ायदा उसे होगा नहीं, तो वो ज़्यादा डिक्रीज़, मतलब वो जो अपना एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ करेगा और डोमेस्टिक मार्केट में ही ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। इंपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको सिर्फ, अब वही बात है, फॉरेन आपने कुछ अमेरिका से कोई चीज़ मंगानी है, अब वो सिर्फ आपको 50 रुपये में मंगा सकते हो, पहले 70 रुपये में मंगानी थी, अब आप ज़्यादा मंगाओगे, ठीक है। देयरफॉर इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, मतलब मंगा रहे हो आप कोई चीज़ कंट्री के अंदर, वो इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट मतलब कोई चीज़ आप बाहर देते हो, ठीक है। दैट्स इट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केसेस, अब हम बात करेंगे सप्लाई की। अभी तक हमने डिमांड को ऊपर नीचे कर दिया, अब हम सप्लाई को ऊपर नीचे करेंगे। अब पहले क्या है ये, इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब क्या हुआ, जो हमारी सप्लाई थी वो इंक्रीज़ करी। अब सप्लाई इंक्रीज़ करके आप बोल रहे हो सप्लाई तो नीचे जा रही है, तो गलत बात है, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज। भाई साहब देखो, सप्लाई का कर्व था, पहले इधर था, वो इधर आ गया, इंक्रीज़ हुआ ना, इधर था फिर थोड़ा आगे आ गया, तो ये होता है इंक्रीज़, ठीक है। पहले ये कर्व इधर था, अब वो थोड़ा आगे आ गया, अब ये होगा इंक्रीज़, ठीक है। कई लोग इसी में कंफ्यूज होता है कि ये तो डिक्रीज़ होना चाहिए, और कंफ्यूज होता है कई बार, ठीक है। इसलिए इसका मतलब होता है हमेशा जब भी कोई ग्राफ आगे की तरफ आए ना, जब भी कोई लाइन आगे की तरफ आए, इट मीन्स इंक्रीज़, ठीक है। अब मान लो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, यू कैन से, मैं कैसे बताऊँ आपको, डॉलर ज़्यादा छापने शुरू कर दिए यूएस गवर्नमेंट ने डॉलर बहुत ज़्यादा छापने कर दिए शुरू। उससे क्या हुआ, अब अगेन पहले तो ओ को इग्नोर करो, ठीक है। सिर्फ आर को, हेलो जी, सबसे सिर्फ हम आर के ऊपर फोकस करेंगे, ओ को इग्नोर करो, ठीक है। ओके, इससे क्या हुआ, पहले हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो यहाँ था, अब यहाँ हो गया, मतलब पहले लाइन हमारी ये थी, अब जो नई लाइन है वो ये बनी है, ठीक है ना। दिस इज़ अ न्यू एक्सचेंज रेट, ठीक है। पहले क्या था, पहले आपको जब डॉलर की जो यू कैन से, जब डॉलर की सप्लाई कम थी तब रेट ज़्यादा था, सीधी सी बात है। पहले अभी तक हमने डिमांड के प्रोस्पेक्टिव से बात की थी, अब हम सप्लाई के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। जब मार्केट में जब मार्केट में आटा ही नहीं है, और जैसे अब पाकिस्तान के एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में जब आटा ही नहीं है तो आटे के प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम है, जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी कम है, और यू कैन से जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम है, जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो रेट उसके ज़्यादा होंगे, ठीक बात है। पाकिस्तान में क्या हुआ था, गेहूं ही नहीं है, आटा ही नहीं है, तो प्राइस क्या थे आटे के, बहुत ज़्यादा थे। अब मुझे बताओ, जब पाकिस्तान में गेहूं बहुत सारा आ जाएगा तो उससे क्या होगा, जब पाकिस्तान में गेहूं बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यू कैन से जब सप्लाई है वो इधर पहुंच जाएगी, जब सप्लाई इंक्रीज करके इधर पहुंच जाएगी और सप्लाई का कर्व इधर पहुंच जाएगा, तब क्या होगा, जो मार्केट में, जो पाकिस्तान में इतने महंगा महंगा ये चावल, सॉरी चावल नहीं, आटा, आटा जो पाकिस्तान में इतना महंगा वो सस्ता हो जाएगा, सीधी सी बात। ये देखो सस्ता हो गया आटा। ये सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैंने आपको ना ऐसे एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अगर यही मैं फॉरेन एक्सचेंज ये बोलता तो आपको समझ ही नहीं आना था कभी, ठीक है। अब यही चीज़ फॉरेन एक्सचेंज में होती है। भाई देखो, पहले डॉलर बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है, अब डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी, तब उसके रेट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। जब भी कभी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती तो रेट ज़्यादा होते हैं। अब वही बात है आटे के एग्जाम्पल में, पाकिस्तान में जब आटा बहुत कम था तो उसके रेट ज़्यादा थे। अब वही बात है, जब डॉलर छापने बहुत ज़्यादा बंद हो गए थे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कम हो गए थे डॉलर छापने, तो उसके रेट बहुत ज़्यादा था। अब डॉलर बहुत ज़्यादा छपने लग गए, ठीक है।
अब जब डॉलर बहुत ज़्यादा छपने लग गई, उसकी उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। रेट कम हो जाएगा और मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, ये वही चीज़ है, ठीक है। ओके। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, जब आप सप्लाई को इंक्रीज कर देते हो तब क्या होता है। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसका क्या होता है। डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी डेप्रिशिएट करेगी, ये पहले आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ ही लिया होगा। डोमेस्टिक करेंसी विल अप्रिशिएट। डोमेस्टिक करेंसी क्यों अप्रिशिएट होगी, अब डोमेस्टिक करेंसी का जब मतलब अब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे एक डॉलर खरीदने के लिए, तो आपकी करेंसी यू कैन से अप्रिशिएट होगी। अब फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब देखो वही बात है, डॉलर का डॉलर की वैल्यू, वेट अ सेकेंड, हाँ, डॉलर की देखो वैल्यू घट गई। अब सिर्फ 50 रुपये देने पड़ रहे हैं हमें एक डॉलर खरीदने के लिए, तो कोई भी आदमी डॉलर आराम से खरीद सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फॉरेन करेंसी इज डेप्रिशिएट, एक्सपोर्ट डिक्रीजेज। अब वही बात है, जब आपको कम रुपीज़ में, यू कैन से, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो एक डॉलर को इंडियन रुपीज़ में, तो आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो कम हो जाएगा हमारे एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स का क्या होगा, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंपोर्ट्स क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, अब आपको सस्ते रेट में आप चीज़ बाहर से मंगा सकते हो, इसलिए इंपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमने इंक्रीज की सप्लाई, अब हम सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी, पहले सप्लाई इधर थी, अब सप्लाई इधर पहुँच जाएगी, ठीक है। ओके, वेट अ सेकंड, में एक बार ना इसको ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। पहले जब ओके, रेट ऑफ एक्सचेंज सप्लाई यहाँ पे है। पहले क्या हुआ, पहले हमारी करेंसी में, यू कैन से, हमारी कंट्री में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। मैं किस चीज़ का एग्जांपल दूँ आपको, हमारे पास, चलो पाकिस्तान के एग्जांपल लेंगे, चलो ठीक है, पाकिस्तान को ही पाकिस्तान को ही परेशान करते हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब मान लो एक टाइम हुआ करता था, ये मैं बात कर रहा हूँ अबाउट 1970, हाँ, जो 1970 का टाइम पीरियड था, वहाँ पे उस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गेहूँ होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल पाकिस्तान। मैं एक और चीज़ आपको, एक फैक्ट बताता हूँ साथ में। जो हमारा पाकिस्तान है, वो पहले इंडिया से ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा था, और जो पाकिस्तान की जीडीपी वगैरह थी, वो भी थोड़े इंडिया से ज़्यादा होती थी, शायद, नहीं जीडीपी का नहीं याद मेरे को, बट ये कि जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा था पहले इंडिया के कंपैरेटिव। इंडिया बहुत ज़्यादा स्लो रेट से, स्पीड से ग्रो करता था, वेराज जो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था उस टाइम पे, एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस ज़माने की, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गेहूँ होता था पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, क्या मतलब है इसका, जो क्वांटिटी है देखो ज़्यादा है, ठीक है, गेहूँ की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर क्वांटिटी की गेहूँ की ज़्यादा, तो मार्केट में गेहूँ के रेट भी तो सस्ते हो गए। अब आ गई भाई साहब पाकिस्तान में गेहूँ की किल्लत, ठीक है। बाढ़ आ गई पाकिस्तान में, एग्जाम्पल, ठीक है, डूब गया पाकिस्तान। जितना सारा गेहूँ था सारा बर्बाद, जितनी सारी गेहूँ की फसल लगी थी सारी बाढ़ में ख़त्म। तो क्या हुई, क्वांटिटी की डिक्रीज़ होगी, जो सप्लाई थी गेहूँ की वो बहुत ज़्यादा कम होगी, ख़त्म होगी। अब गेहूँ की जब सप्लाई कम होगी, उससे क्या होगा, उससे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे गेहूँ के, ठीक है। जो आज की सिचुएशन है पाकिस्तान की, ये आज की सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब करता है ये ग्राफ, ठीक है। आज क्या हुआ, पाकिस्तान में गेहूं के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, क्यों, सप्लाई कम है उस कंट्री में, सप्लाई कम क्यों हुई, बाढ़ होगी, सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज, अब देखो, अब आएंगे हम इसमें, डिक्रीज इन सप्लाई। अब देखो यही फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूँ मैं। पहले क्या था, पहले जो यूएस, यू कैन से, जो यूएस का सेंट्रल बैंक था, ठीक है, जो यूएस सेंट्रल बैंक था, उसके क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद। यूएस फेडरल ट्रेजरी कुछ, फेडरल ट्रेजरी नाम करके कुछ है, यूएसए की जो ट्रेजरी है ना, उसका नाम। और यू कैन से सेंट्रल बैंक नहीं याद मुझे, बट ठीक है। जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, वो पहले बहुत ज़्यादा डॉलर छापता था। अब उसने बोला भाई डॉलर कम करने पड़ेंगे हमें, डॉलर के रेट उसने कम कर दिया। एक सेकेंड ना, बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया, एक सेकेंड हो गया गाइस। वाओ, वाओ, वाह, वाह, एक सेकंड रुक जाओ बस। ओके, अब देखो इसी पे करेंगे हम, ठीक है। पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा सप्लाई रखी हुई थी इसने, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूएसए ने बहुत ज़्यादा सप्लाई रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा सप्लाई रखी हुई थी। फिर यूएसए ने क्या बोला, भाई यार सप्लाई कम कर दो, जो हमारे डॉलर है वो तो कोई भी आदमी खरीद पा रहे है, तो गलत बात होगी, ठीक है। यूएस ने बोला कि ये तो बहुत गलत बात होगी। अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ, जब सप्लाई कम हो गई किसी चीज़ की, उसके रेट अल्टीमेटली बढ़ गए। पाकिस्तान के एग्जाम्पल में हमने देख लिया, जब गेहूं कम हो गया मार्केट में, तो उसके रेट बढ़ गए। जब डॉलर मार्केट में कम हो गया, तो उसके रेट बढ़ गए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब देखो R1 के ऊपर जाएंगे, अब इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। R1 कितना है हमारा, 70 रुपये, ठीक है। जब सप्लाई डॉलर की कम होगी, तो हमें 70 रुपये लग रहे हैं एक डॉलर खरीदने के लिए। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, हमें 60 रुपये लग रहे थे एक डॉलर खरीदने के लिए, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ओके।
अब ये ठीक है, एक्सचेंज रेट राइजेस व्हेन द डिमांड। अब देखो ये है काइंड ऑफ ए कंक्लूजन पैराग्राफ, ठीक है, जो ये भी हमने पीछे पढ़ा ना, चार ग्राफ। पहले तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ इन चार ग्राफ्स को। इसमें क्या हुआ, जो हमारी डिमांड थी वो इंक्रीज थी, जो हमारी डिमांड थी वो इंक्रीज थी इस वाले चार्ट में, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ, जो हमारी डिमांड थी वो कम थी, ठीक है, क्योंकि ना कई बच्चे को पता नहीं लगता कि हमने कितने सारे वो पढ़ लिए। इस वाले केस में जो हमारी सप्लाई थी वो इंक्रीज्ड थी। इस वाले सप्लाई, वाह व्हाट इज दिस, ओके नेवर माइंड। अब इस वाले केस में जो हमारी सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बस ये डिफरेंस है। अगर इसको आप पहले पहले ना, जब भी कभी आप स्टार्ट करो ना, इसको पढ़ लेना, ताकि आपके दिमाग में हो कि हम जो मैं चार्ट पढ़ने वाला हूँ वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब जो ये पैराग्राफ है, ये जितने भी हमने चारों चार्ट्स पढ़े उसको ये कंक्लूड करता है। देखो मेरे को तो बहुत अच्छा पैराग्राफ लगता था ये पढ़ने में, बहुत मज़ेदार पैराग्राफ है। Briefly, exchange rate rises when the demand of foreign currency rises और when the supply of the foreign currency falls, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा चार्ट्स पे। मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं चलो कर देता हूँ यार। एक्सचेंज रेट राइजेस मतलब हमारा एक्सचेंज रेट कब राइज करता है, रुक जाओ ज़रा। Exchange rate rises when the demand of the foreign currency rises और when the supply of the foreign currency falls। डिमांड जिसमें इंक्रीज करती है, भाई साहब डिमांड कहाँ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। हमारी करेंसी, यू कैन से फॉरेन करेंसी का जो रेट, यू कैन फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता कब है, जब कभी डिमांड इंक्रीज करती है, ठीक है। जब डिमांड इंक्रीज करती है एंड सप्लाई कम होती है, यही चीज़ यहाँ पे बताई। एंड द राइजेस व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, जब सप्लाई खत्म होती है। इट लीड्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इससे क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, जब देखो जब डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है R1 ऊपर है, यहाँ पे क्या है R1 ऊपर है, तो मतलब जो डॉलर है उसका रेट ज़्यादा है, ठीक है, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉल करेगी, यहाँ पे देख लो डेप्रिशिएट करेगी हमारी, दोनों केसेस में। इस वाले में भी हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, इस वाले में भी हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, डेप्रिशिएट करेंगे। ये है लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज रेट फॉल्स व्हेन द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स और व्हेन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेस। अब जो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो अप्रिशिएट कब करती है, जब भी कभी जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो डिक्रीज करती है। जैसे ही फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगी, तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी, ये चीज़ इन्होंने लिखी है। जब भी कभी फॉरेन करेंसी की जब सप्लाई बढ़ जाएगी, जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट करेगी। ये एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा मतलब चाय के साथ पीने, चाय के साथ पढ़ने वाला एक बढ़िया शाम को वाला पैराग्राफ है ये, ठीक है। इट लीड्स टू द अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, it is a situation of the fall in the exchange rate or the less rupees are needed to buy one US dollar। it is a situation of fall in the exchange rate। exchange rate कम होने का क्या मतलब है, अब कम रुपीस लग रहे हैं एक डॉलर खरीदने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द राइज ऑफ द एक्सचेंज रेट आर वन, जितने हमने इसमें देखो, इसमें और इसमें जो हमने R1 पढ़ा, इसमें क्या हुआ, जो एक्सचेंज रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, ओके। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, रुक जाओ, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉज। अब देखो अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी किन किन सिचुएशन में अप्रिशिएट करेगी। फर्स्ट, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज की जब डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो हमारी यू कैन से डेप्रिशिएट कब करेगी हमारी डोमेस्टिक करेंसी, दो सिचुएशन होगी। फर्स्ट सिचुएशन वो होगी जब सप्लाई जो फॉरेन करेंसी की वो कम हो जाएगी, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और जब जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यू कैन से इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये चीज़ लिखी है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दे देना है, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम $1 से पहले आपको पहले व्हाट इज दिस, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम, पहले $1 से आपको 60 रुपये खरीदने थे, $1 के बदले आपको 60 रुपये मिल रहे थे, अब आपको $1 के बदले 50 रुपये मिल रहा है। बेसिक एग्जाम्पल है, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट आर एक्सपेक्टेड, ये सब कुछ ना मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया, जो मैंने साइड में बता रहा हूँ ना। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, इन सब का आप डिफ्रेंसिएशन ईजिली कर सकते हो। अब मैं बताऊँगा टिप, पहली बहुत ज़्यादा प्रो टिप, कि इतने सारे सर चार्ट्स है, इसको कैसे याद करें। पहली बात तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, जो ये वाले चार्ट्स है जो हमने आगे चार चार्ट्स पढ़े, इसको अलग से याद करना है, जो ये पीछे वाले चार्ट्स हैं इनको अलग से याद करना है, ठीक है। जो ये चार चार्ट्स है इसको आपको पहले बनाना पड़ेगा अपने हाथ से। ये मैं बोलूँ 2 बार अगर आप बना दोगे ना, आपको ये टिप्स पे याद हो जाएगा। ये एश्योरेंस आप मेरे पास से ले सकते हो, ठीक है। आपने ये 4 बार ड्रॉ करना है खुद अपने हाथ से, ये सब कुछ सारा हटा के बस आपने ये लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है। इंक्रीज, एक में लिखना है कि एक में लिखना है आपने ये इंक्रीज इन डिमांड, फिर नीचे लिखना है डिक्रीज इन डिमांड, फिर लिखना है इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। हेडिंग्स डाल दो, छोड़ दो बाकी। उसके बाद आप
बुक बंद करके खुद प्रैक्टिस करने लग जाओ कि अगर सप्लाई कम होगी, ज़्यादा होगी तो क्या क्या होगा, कैसे चार्ट्स बनेंगे। ये आप करीब 2 बार रिपीट कर लो। चलो 2 बार किसी से नहीं हो रहा तो 3 बार रिपीट कर लो। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 बार आपने चार्ट्स बना दिए तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आराम से याद हो जाएगा। प्लस सिर्फ ये नहीं कि चार्ट बना दिया और छोड़ दिया, चार्ट के साथ जो ये चीज़ें हैं ना, ये भी लिखनी है। अगर आप ये चीज़ें लिखोगे आपको खुद चीज़ें समझने भी आएगी। सुनो, जब आप इस चीज़ों को चार्ट के, जब आप, मैंने बोला ना 2-3 बार आपने ये बनाना, 2-3 बार ही जैसे ही चार्ट बनाओगे उसी के साइड में ये चीज़ें भी लिख दी। भाई कितना टाइम लगेगा इसे लिखने में, देखो ना। मैं डोमेस्टिक करेंसी के लिए डीसी, एफसी फॉरेन करेंसी, ई के लिए एक्सपोर्ट, आई के लिए इंपोर्ट, और डी डिक्रीज इंक्रीज, ये भी मैंने भी इतने शॉर्टकट में लिखा है, तो आप भी इतने शॉर्टकट में लिख सकते हो। और ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे इसे, ये आपको तभी याद होगी, ठीक है। सो दिस इज द एंड, नहीं इसको, इससे एंड के पीछे से पहले तो मैं आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, मान लो एग्जांपल, ठीक है। मान लो आपसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछ लिया, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को बोल दिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया आपके पास 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन करो, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा सिंपली इसे कैसे करना है। फर्स्ट आपने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है, मैं ये चीज़ मैंने आपके एंड के लिए ही लिखी रखी थी। अब उसके बाद आपने अजम्पशंस लिखना है। आप पूछेंगे सर इसमें क्या अजम्पशंस, अजम्पशन मैंने आपके पास यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। देखो मुझे ना कभी भी अजम्पशंस मिले नहीं, जब भी कभी मैंने अपने टाइम पे इंटरनेट पे सर्च किया था, तो मैंने आपके लिए अजम्पशंस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। देर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता के बोल दूंगा, ठीक है। देर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमारी फर्स्ट अजम्पशन है। देर आर नो एक्सटर्नल शॉक, मतलब कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ गई, कोई अर्थक्वेक नहीं आ गया कंट्री में, कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, कोई क्या नहीं हुआ, ये बाहर की चीज़ें जो मतलब एक्सटर्नल चीज़ें ये नहीं हो रही है। हमारी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक स्टेबल सिचुएशन में, हम लोग एज्यूम करें कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और एक पीसफुल सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड इज़ द फ्री मार्केट फोर्सेज, जो हमारी मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो फ्री है। ये 3 असम्पशन है, ये लिख दोगे तो असम्पशन के भी आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बनाना आपने डायग्राम, ओके। डायग्राम कौन सा बनाओगे, अब आप एक सेकेंड, वाओ। अब डायग्राम कौन सा बनाओगे, मैं आपको बोलूंगा। अगर आपको सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछा हुआ है, आपको डायग्राम में ये दो नहीं बनाने, क्योंकि ये है डिमांड, पहला है डायग्राम डिमांड का, दूसरा है डायग्राम सप्लाई का। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज का डायग्राम बनाना है, वो बनेगा ये वाला डायग्राम बनाओगे उसमें। और हाँ सुनो, एक सेकेंड, मैं कहाँ पहुंचा था। हाँ चलो, एजम्पशंस हो गया। अब डिमांड, इस मैंने आपको पहले डायग्राम पे चले गया मैं। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई भी आपने बताना है। अब आपने एक पूरा यहाँ पे लिखना है कि देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वन इज डिमांड, अदर इज सप्लाई। फिर डिमांड एंड सप्लाई के छोटे छोटे डायग्राम्स भी बना दो। मुझे पता है इतना टाइम नहीं होगा, और डिमांड एंड सप्लाई के डायग्राम के साथ एक ये फॉर्मूलाज भी लिख देना। ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आंसर। प्लस उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है, डिमांड एंड सप्लाई को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये डायग्राम आपका प्राइमरी डायग्राम होगा जब भी कभी आपसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ये वाला, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इसके साथ, वेट अ सेकेंड, ये ये सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हेडिंग में कंबाइन बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको हर तरीके से रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। देखो जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सारा फॉरेन एक्सचेंज की हेडिंग के अंदर। भाई देखो सिंपल सी बात, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हेडिंग है, कहाँ तक चल रही है हेडिंग, ये हेडिंग यहाँ तक चल रही है मेरे भाई, यहाँ तक हेडिंग चल रही है। उसके बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट शुरू है, उसके बाद, ठीक है। तो अगर कभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरी सब हेडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मतलब पूरे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सारी चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये बात होगी, अब बात होगी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज। ये भी आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज अभी हमने पढ़ा ना, जो 4 पढ़े डायग्राम्स, ये भी आपको लिखने पड़ेंगे अपने आंसर में, अगर वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछा है। आप कह रहे होगे कि आपने तो बहुत बड़ा आंसर बना दिया, क्योंकि बड़ा आंसर लिखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना, यू नेवर नो कि इकोनॉमिक्स का टीचर कौन है और वो क्या चाहता है कि उसे उसके आंसर में क्या होना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग आपको प्रेजेंट करनी है, फ्रॉम assumptions टू डेफिनेशन टू कर्व टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व टू द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको फॉर्मेट के ऊपर एक अच्छी वीडियो चाहिए कि आंसर का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल। या गाइस, या स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।